नमस्कार, देश की बात में हाजिर हैं। पहले बात, विधानसभा चुनावों के बाद कल आए एग्जिट पोल की, जिससे सियासी हलकों में खलबली मची हुई है। 5 में से 4 राज्यों में बीजेपी को बढ़त और पंजाब में आम आदमी पार्टी को बढ़त से सियासी मुलाकातें तेज हो गई हैं। कल ही शाम खबर आई, तस्वीरें आई कि किस तरह से पंजाब के मुख्यमंत्री चन्नी गृह मंत्री अमित शाह से मिलने पहुंचे। और उसके बाद आज सुबह की बात करें तो गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत प्रधानमंत्री से मिलने पहुंचे। एग्जिट पोल में कहीं बीजेपी की सरकार दोबारा बनती दिख रही है तो कहीं कांग्रेस की। दोनों के बीच टक्कर जोरदार बताई जा रही है, तो माना जा रहा है कि इसी सिलसिले में प्रधानमंत्री से विचार विमर्श हुआ। बहरहाल गोवा के संदर्भ में सियासी हलकों में हाथ बढ़ाया जा रहा है। कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी और तृणमूल के साथ गठबंधन कर सरकार बना सकते हैं। तो आम आदमी पार्टी की तरफ से भी कांग्रेस के प्रस्ताव पर कहा एक तरह से गया है कि सभी रास्ते खुले हुए हैं। तो गोवा पर थोड़ा गौर कर लेते हैं। घेरेबंदी में किस तरह से जुटी है कांग्रेस, किस तरह से प्रयास करी। 2017 का आपको याद होगा किस तरह से हाथ से सरकार निकल गई थी। तो कर्नाटक के नेता शिव कुमार को गोवा का जिम्मा सौंपा गया है। एक बार फिर से वो सक्रिय हो गए हैं। गोवा के सभी कांग्रेसी और सहयोगी विधायक मुंबई भेजे जा सकते हैं। ये कोशिश है उनकी कि किस तरह से उनको सहेज के रखा गया है। और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को उत्तराखंड का जिम्मा दे दिया गया है। महासचिव अजय माकन हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री हुड्डा पंजाब जाएंगे और मुकुल वासनिक और गौरव गोगोई मणिपुर जाएंगे। कांग्रेस को पंजाब और मणिपुर में अनुमानों से ज्यादा अच्छे प्रदर्शन का भरोसा है। तो इसी सिलसिले में बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान हैं। राघव चड्ढा हमारे साथ हैं, आम आदमी पार्टी के नेता हैं जिन्होंने पंजाब में एक बहुत सक्रिय भूमिका निभाई है, प्रभारी रहे हैं। तो सबसे पहले राघव, मेरा सवाल आपसे यही है कि पहले तो एग्जिट पोल पर आप लोग बहुत खुश होंगे, लेकिन असली बधाई 10 तारीख को आपको मिलेगी पंजाब के सिलसिले में। लेकिन जो इस एग्जिट पोल में सामने आया पंजाब के मुताल्लिक, क्या राष्ट्रीय राजनीति में आम आदमी पार्टी कदम रख रही है? आप देखिए, आम आदमी पार्टी लोगों की पार्टी है, देश के आम आदमी की पार्टी है। दिल्ली के लोगों ने पहले आम आदमी पार्टी को काम करने का मौका दिया और एक ट्राइड एंड टेस्टेड मॉडल, केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस का जन्म दिल्ली में हुआ। आज पंजाब के लोग भी उसी मॉडल को देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, उसको चखना चाहते हैं, उसके लाभ लेना चाहते हैं। आज पंजाब में भी आम आदमी पार्टी की पूर्ण बहुमत की, प्रचंड बहुमत की सरकार बनती नजर आ रही है। और कहीं ना कहीं ये नतीजे पंजाब और दिल्ली के बाहर आम आदमी पार्टी की जो एक नेशनल फुटप्रिंट है उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और ये दिखाता है कि आज आम आदमी पार्टी आजाद भारत के इतिहास की सबसे तेज रफ्तार पे बढ़ने वाली पॉलिटिकल पार्टी, राजनीतिक दल के तौर पे साबित हुई है। आपको याद होगा कि जब भारतीय जनता पार्टी का जन्म हुआ था तो भाजपा जनसंघ से निकली थी। जनसंघ का एक अपना इतिहास था, अपनी एक पूरी मशीनरी थी। उस मशीनरी और इतिहास को साथ लगाकर बीजेपी का जन्म हुआ था और उस बीजेपी को 10 साल लगे थे निधि जी अपना पहला राज्य जीतने में। आम आदमी पार्टी तो 10 साल की भी नहीं हुई, अभी हम 8 साल के हैं और अभी ही हमने 2 राज्य, एक दिल्ली और एक पंजाब जीत लिया। तो कहीं ना कहीं एक नेशनल फोर्स, एक राष्ट्रीय स्तर पे एक बहुत बड़ी राजनीतिक ताकत बन के आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल जी उभरे हैं। और ये मेरा अपना अनुमान है, मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, मैं कोई बहुत ज्यादा लफ्जबाजी नहीं कर रहा, जिम्मेदारी से कह रहा हूं। मुझे लगता है कि आने वाले समय में आम आदमी पार्टी नेशनल और नेचुरल रिप्लेसमेंट बनेगी कांग्रेस पार्टी की। ठीक है, तो कांग्रेस की कल प्रवक्ता हमारे शो में आई हुई थी अलका लांबा, उन्होंने आरोप लगाया, क्योंकि वो भी पंजाब में बहुत सक्रिय रही, उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी ने पंजाब में आखिरी के दिनों में पैसा खूब दिया। देखिए, अब अंगूर खट्टे हैं, मैं कह सकता हूं, जब नतीजे उनके पक्ष में नहीं आए हैं तो वो कीचड़ उछालेंगे। कांग्रेस ने तो चुनावों से पहले भी कीचड़ ही उछाला हम पे। देखिए, ये पंजाब का नतीजा जो है ना निधि जी, बड़ी इसको बारीकी से स्टडी करने की जरूरत है। ये नतीजा ये भी दिखाता है कि नेगेटिव कैंपेनिंग, दूसरों पे कीचड़ फेंकना, अरविंद केजरीवाल को काला कहना, अरविंद केजरीवाल जी को आतंकवादी कहना, राघव चड्ढा को गोरा अंग्रेज कहना, भगवंत मान जी की आदतों या उनकी कोई पुरानी वीडियो को निकालकर उनका
मजाक उड़ाना, ये जो नेगेटिव कैंपेन की चीजें हैं ना जी, ये चलती नहीं है इलेक्शन में। पंजाब के लोगों ने आम आदमी पार्टी को जिताने के लिए, भगवंत मान साहब को अपना मुख्यमंत्री बनाने के लिए छप्पड़ फाड़ बहुमत आम आदमी पार्टी को दिया है। और आम आदमी पार्टी ने ये इलेक्शन पॉजिटिव एजेंडे पे लड़ा, एक पॉजिटिव माइंडसेट से लड़ा। और आपको याद होगा जब चुनावों के बीच कांग्रेस पार्टी, भाजपा, अकाली दल कहते थे कि भगवंत मान साहब ऐसे हैं, हम कहते थे हम इतने स्कूल बनाएंगे। वो कहते थे केजरीवाल जी का रंग काला है, हम कहते थे हम इतने अस्पताल बनाएंगे। वो मेरे को गाली देते थे, हम कहते थे हम इतने मोहल्ला क्लिनिक खोलेंगे। हमने पॉजिटिव एजेंडे पे पंजाब के लोगों के मुद्दों की बात करके इलेक्शन लड़ा। और सबसे बड़ी बात, ये इलेक्शन हमने धर्म के नाम पे, जात के नाम पे जैसे दूसरी पार्टियां लड़ती हैं वैसे नहीं लड़ा, हमने मुद्दों की बात करी। और आज पंजाब के लोगों ने अरविंद केजरीवाल जी, भगवंत मान जी की दोनों की जो जोड़ी है उसको गले लगाया है, केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस को गले लगाया है। और अब मुझे लगता है कि भारत देश एक बड़े स्तर पे एक नई राजनीतिक शक्ति आम आदमी पार्टी को आजमाने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। हमने कांग्रेस की बात की पंजाब में, लेकिन पंजाब में बीजेपी भी है। ऐसा क्या हुआ कि चंद ही सालों में आम आदमी पार्टी ने पंजाब में वो कर दिखाया जो बीजेपी नहीं कर पाई इतने अरसे से? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का कोई अस्तित्व ही पंजाब में नहीं है। उन्होंने जो आखिरी के कुछ हफ्तों में पैसा खर्च करके, इश्तिहार देकर अपनी एक सियासी जमीन ढूंढने की कोशिश करी, वो तो हम पहले दिन से ही कह रहे थे कि उनका कोई अस्तित्व ही नहीं है। उन्हें शायद ही एक आधी कोई 1-2 सीटें मिले तो मिले, नहीं तो उनका कोई अस्तित्व है नहीं। यहाँ तो सीधी लड़ाई थी आम आदमी पार्टी बनाम ये सारे राजनीतिक दल, और इन सबका एक ही मकसद था कि अरविंद केजरीवाल जी को रोको, भगवंत मान साहब को रोको, आम आदमी पार्टी को रोको। और आज ये भी दिखाता है निधि जी, ये सारे नतीजे, कि जहां जहां विकल्प की तलाश में जनता तैयार है, वहां वहां आम आदमी पार्टी का स्वागत हो रहा है। आप देखिए पंजाब की सियासत को समझिए। बीते 50 सालों से पंजाब में अकाली दल या कांग्रेस की सरकार होती थी। 26 साल कांग्रेस की सरकार रही, 24 साल शिरोमणि अकाली दल की, 26 जमा 24 यानी कि 50 साल इन पार्टियों ने राज किया। लोग ऊब गए थे, लोग परेशान हो गए थे, लोग कह रहे थे हमें विकल्प चाहिए, हमें अच्छे लोग चाहिए, हमें ईमानदार चाहिए। बिल्कुल राघव, अब गोवा की बात कर लेते हैं। गोवा की बताएं, क्या सरकार वहां पे बनाने जा रहे हैं आप लोग? कांग्रेस की तरफ से तो हाथ बढ़ाया गया है, आप और तृणमूल की तरफ। देखिए, गोवा में तो आंकड़ों पर डिपेंड करता है। हमने अभी इस सिलसिले में ना कोई विचार किया है, ना सोचा है। और सीट्स किसकी कितनी आती हैं, क्या समीकरण होता है, क्या बनता है, उस पे पार्टी अपने स्तर पे कोई फैसला लेगी तो हम आपको जरूर सूचना देंगे। मेरा अपना गोवा को लेकर यह मानना है कि 2017 में भी आम आदमी पार्टी ने गोवा में चुनाव लड़ा था, आपको याद होगा, और 2022 में भी लड़ा है। 2017 के मुकाबले आम आदमी पार्टी ने 2022 में मेहनत बहुत करी है, और मेहनत का फल जनता जरूर देती है। तो कहीं ना कहीं हमारा वोट शेयर 2017 के मुकाबले बहुत बेहतर होने जा रहा है, ऐसा मेरा दिल कहता है। तो कांग्रेस जो गोवा में है 2017 की तरह चूक ना हो जाए, तो इस बार वो पहले से ही कहा जा रहा है सूत्रों के हवाले से कि नेताओं को रिजॉर्ट ले जाने की तैयारी हो रही है। तो क्या मदद कर वहां पे सरकार में आप लोग शामिल होंगे? नहीं, हम किसी का हाथ पकड़ने के लिए कोई खास हमें दिलचस्पी नहीं है। हम अपना ही हाथ पकड़ते हैं, देश के आम आदमी, आम औरत का हाथ पकड़ते हैं। हम आम आदमी की पार्टी हैं। और मेरा अपना ये मानना है कि गोवा का जो मैंडेट आएगा उसके बाद ये सारी चर्चाएं होनी चाहिए। अभी तो गोवा में क्या खिचड़ी पकेगी ये समझ में नहीं आ रहा अभी एग्जिट पोल्स देखकर भी। ठीक है, आप कह रहे हैं कि कई सवाल बने हुए, तो ऐसे में बीजेपी का साथ तो क्या विकल्प हो सकता है कभी गोवा में? बीजेपी के तो हम पूरी तरीके से खिलाफत करते हैं, हमारी विचारधारा ही मेल नहीं खाती है, तो ऐसे तो कोई सवाल ही नहीं खड़ा होता। लेकिन ये अभी सारी चीजें हाइपोथेटिकल सवाल हैं कि आप कांग्रेस से हाथ मिला रहे हैं, कि तृणमूल कांग्रेस को ऑफर आ गया। मुझे लगता है एक बार नतीजे आएंगे, क्या आंकड़े आते हैं, गोवा की जनता जरूर कोई स्पष्ट जनादेश देगी, ऐसा भी हो सकता है। आने वाले समय में बात करेंगे गोवा पे। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए राघव चड्ढा। और वाकई में आम आदमी पार्टी उभरती हुई पार्टी है राष्ट्रीय संदर्भ की राजनीति में।
तो देश की बात में आगे बढ़ते हैं और आपको बता दें, कू ऐप के जरिए तमाम नेतागण अपनी राय सामने रखते हैं। तो डॉक्टर धर्म सिंह सैनी ने जो आज कू में ट्वीट किया वो आप बता दें आपको। उन्होंने कू किया है, जब तक ईवीएम खुल नहीं जाती है किसी को भी नतीजे पता नहीं चल सकते। एग्जिट पोल की एक प्रक्रिया होती है। पोलिंग बूथ पर किसी एग्जिट पोल के व्यक्ति को नहीं देखा गया, पता नहीं उनको डेटा कहां से मिला है। ये एक नजरिया है और मैं इससे सहमत नहीं हूं। ये मानसिक दबाव बनाने का तरीका है। और एक और नेता है संजय सिंह जो आम आदमी पार्टी के हैं। उन्होंने ट्वीट किया कि फिलिस्तीन में भारत के राजदूत मुकुल आर्या जी की बेहद संदिग्ध हालत में मौत हो गई है। विदेश मंत्रालय मौत के कारणों पर खामोश है। विदेश मंत्री ने महज एक ट्वीट करके शोक जताया है, लेकिन 4 दिन बीतने के बाद अब तक राजदूत का पार्थिव शरीर भारत नहीं लाया गया है। संवेदनहीनता की पराकाष्ठा है। तो बहरहाल देश की बात में हम एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद हम आपको उत्तर प्रदेश ले जाएंगे। आज महिला दिवस के मौके पर कांग्रेस ने अपने अभियान लड़की हूं लड़ सकती है के तहत महिला मार्च निकाला है, दिखाएंगे। उत्तर प्रदेश में सभी चरणों के मतदान समाप्त होने के बाद भी कांग्रेस राजनीति के मैदान में सक्रिय रहने की कोशिश कर रही है। आज महिला दिवस के मौके पर कांग्रेस ने अपने अभियान लड़की हूं लड़ सकती हैं के तहत ही महिला मार्च निकाला। इसके लिए कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी भी लखनऊ पहुंची और मार्च में शामिल हुई। एग्जिट पोल में भले ही कांग्रेस को चौथे नंबर पर दिखाया जा रहा है, लेकिन कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी लखनऊ में लगभग 3 किलोमीटर कर इस पदयात्रा में अपने कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाती नजर आई। सौरभ शुक्ला भेज रहे हैं अधिक जानकारी। हम इस वक्त लखनऊ में हैं। आखिरी दौर का मतदान खत्म हो गया है और लखनऊ में आज प्रियंका गांधी मौजूद हैं। यहाँ पर लड़की हूँ लड़ सकती हूँ मार्च चल रहा है कांग्रेस का और आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। इसके उपलक्ष्य में प्रियंका गांधी खुद यहाँ पर आगे आपको नजर आएंगी। चल रहे उनके साथ मोना मिश्रा जो यहाँ की नेता हैं कांग्रेस की सदन में, वो हैं और तमाम जितने भी कैंडिडेट हैं कांग्रेस की महिला कैंडिडेट वो भी आपको नजर आएंगी। अभी जो एग्जिट पोल हैं उसमें कांग्रेस की सीटें बहुत ज्यादा दिखाई नहीं जा रही हैं, लेकिन कांग्रेस को उम्मीदें बरकरार हैं। 40% सीटें कांग्रेस ने महिलाओं को दी हैं और यही वजह है कांग्रेस को लगता है कि लड़की हूं लड़ सकती हूं का जो नारा है वो उनके लिए काम करेगा। तो फिलहाल आप देखेंगे प्रियंका गांधी यहाँ खुद जो है मार्च में नजर आ रही हैं। उनके साथ सुप्रिया सुने जो स्पोक्स पर्सन है प्रियंका कांग्रेस की वो हैं और तमाम जो महिला उम्मीदवार हैं वो भी आपको नजर आएंगी यहाँ पर। तो ये मार्च चल रहा है। यहाँ पर कुछ महिलाओं को स्कूटी और स्मार्टफोन दिए जाने की भी बात है। तो फिलहाल आप देखिए यहाँ पर काफी महिलाएं हैं जो सारे कैंडिडेट महिला कैंडिडेट हैं कांग्रेस की, उनको यहाँ बुलाया गया है। लड़की हूँ लड़ सकती हूँ की तख्तियां यहाँ चल रही हैं और एग्जिट पोल में कांग्रेस को बहुत ज्यादा सीटें नहीं दिखाई जा रही हैं, लेकिन कांग्रेस को लगता है कि लड़की हूँ लड़ सकती हूँ कैंपेन ने महिलाओं के अंदर जरूर एक ऊर्जा पैदा की है। लल्लू जी क्या चल रहा है? लड़की हूँ लड़ सकती हूँ नारे को चरितार्थ कर रही आदरणीय प्रियंका गांधी जी। जिस तरह एक नारा आपने सुना होगा, नारी के सहयोग बिना हर बदलाव अधूरा है, ये सामाजिक क्रांति है। लड़कियों को अपने पैरों पर खड़ा होना, लड़ने के लिए आगे लाना, उनको सशक्त करना, उनके लिए जमीन तैयार करना। प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के एग्जिट पोल के नतीजों में कांग्रेस की स्थिति कुछ अच्छी नहीं दिखाई जा रही है। देखिए, हम तो मुद्दों के आधार पर चुनाव लड़े हैं, जनता के बीच में रहे, संघर्ष किए, लाठी खाए, जेल गए। बाकी जनता का जो जनादेश होगा उसे स्वीकार। कितना इत्तेफाक रखते हैं एग्जिट पोल से आप? एग्जिट पोल से इत्तेफाक नहीं रखते। आपको लग रहा है एग्जिट पोल के जो नतीजे हैं गलत हैं? वो नतीजे गड़बड़ होंगे और निश्चित तौर से बदलाव होगा और उत्तर प्रदेश में एक नई सरकार। कितनी बार जेल गए आप? गिने? 168 बार जेल जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। 168 बार जेल गए हैं तो इसका फायदा मिलेगा? है कि गरीबों के लिए गया, मजदूरों के लिए गया, किसानों के लिए गया, आम आदमी के लिए गया। हजारों बार जेल जाना पड़े ना, अजय लल्लू का कदम पीछे नहीं। कांग्रेस का जो माहौल आपने बनाया उसका फायदा मिलेगा? बनाएंगे। अभी तो वक्त से किसकी रिश्तेदारी है, आज तेरी है तो कल मेरी बारी है। ये अजय लल्लू जी ने अपने अंदाज में खत्म किया कि वक्त से किसी की रिश्तेदारी नहीं है, लेकिन फिलहाल जो वक्त का रिश्ता है वो कांग्रेस से कितना कमजोर है, कितना मजबूत है, ये 10 तारीख को पता चलेगा। लेकिन कांग्रेस
का ये लड़की हूँ लड़ सकती हूँ मार्च लखनऊ में चल रहा है, जहाँ पर हजारों की संख्या में महिलाएं नजर आ रही हैं और ये मार्च प्रियंका गांधी कांग्रेस की महासचिव लीड कर रही हैं। सहयोगी राजेश गुप्ता के साथ लखनऊ से सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। देश की बात में खबर है महाराष्ट्र से। शिवसेना पदाधिकारी और शिरडी ट्रस्ट के सदस्य राहुल कनाल के यहां आयकर विभाग के छापे चल रहे हैं। राहुल कनाल आदित्य ठाकरे के करीबी माने जाते हैं और आज शाम संजय राउत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है। आइए सीधे चलते अपने सहयोगी सोहित मिश्रा के पास, जो इस मामले पर जानकारी दे रहे हैं। क्या कारण इसके पीछे बताया जा रहा है, सोहित बताइए। जी देखिए, कहीं ना कहीं अगर पिछले 2-3 हफ्तों से आप देखें तो पहले तो संजय राउत ने पहली एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि किस तरह से केंद्र सरकार की ओर से दबाव बनाने की कोशिश इन केंद्रीय जांच एजेंसियों की ओर से की जा रही है। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो नवाब मलिक के घर पर ईडी के अधिकारी पहुंचते हैं, वो गिरफ्तार हो जाते हैं। उसके बाद बीएमसी में जो स्टैंडिंग कमेटी के अध्यक्ष हैं यशवंत यादव, उनके घर पर आयकर विभाग के अधिकारी पहुंचते हैं। 4 दिनों तक रेड चलती है और आज के दिन राहुल कनाल, जो खुद बीएमसी में भी हैं, शिरडी ट्रस्ट में भी हैं और शिवसेना के नेता हैं, उनके घर पर भी आयकर विभाग के अधिकारी पहुंचे हैं। जिसके बाद जो मेरे पीछे ये शिवसेना भवन मौजूद है, वहां पर संजय राउत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, कुछ दस्तावेज दिए, जिसमें उन्होंने बताया कि किस तरह से जो केंद्रीय जांच एजेंसीज हैं उनकी ओर से वसूली की जा रही है। उन्होंने ईडी का नाम लिया और साथ ही साथ इस पत्र में जो उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी लिखा है, उसमें जितेंद्र नवलानी का नाम लिखा हुआ है। उनका कहना है कि जितेंद्र नवलानी ईडी की ओर से एक्सटॉर्शन करते हैं। ईडी के अधिकारी कई कंपनीज में जाते हैं, वहां पर जांच करते हैं, कार्रवाई करते हैं और फिर वो जो कंपनीज हैं वो जितेंद्र नवलानी के कंपनी, जो 7 कंपनीज हैं फर्जी, उसमें वो पैसे डिपॉजिट करते हैं और अब तक 70 कंपनीज ने 58 करोड़ से ज़्यादा रुपए इन कंपनीज में डिपॉजिट किए हुए हैं। तो कहीं ना कहीं ईडी के ही अधिकारियों पर वसूली करने का आरोप संजय राउत ने लगाया। ये भी उन्होंने कहा कि मुंबई पुलिस की ओर से इसकी जांच शुरू की गई है और आने वाले दिनों में ईडी के अधिकारी गिरफ्तार भी हो सकते हैं। तो कहीं ना कहीं संजय राउत ने ये जरूर कहा कि अगर आप अपनी एजेंसीज का इस्तेमाल करेंगे तो हम भी हमारी एजेंसीज का इस्तेमाल करेंगे। जो केंद्र बनाम राज्य का मुद्दा है वो खत्म होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। संजय राउत का कहना है कि महाराष्ट्र हो या पश्चिम बंगाल हो, वहीं पर कार्रवाई क्यों की जाती है। तो कहीं ना कहीं केंद्रीय जांच एजेंसियों की ओर से जो कार्रवाई की जा रही है उस पर भी उन्होंने सवाल उठाए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सोहित इस तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल ये महाराष्ट्र में हमने आपको बताया किस तरह से रेड्स भी चल रही हैं, सियासत भी हो रही है। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। पहरे में परीक्षा, मध्य प्रदेश से खबर दिखाएंगे। और देश की बात में खबर है मध्य प्रदेश से। गुना में 12वीं की परीक्षा देने वाली एक छात्रा पुलिस अभिरक्षा में आती है। उस पर आरोप है कि उसने एक युवक के साथ मारपीट की थी, जिसके बाद उसे जेल भेज दिया गया था। जिसके साथ मारपीट की गई उस पर छात्रा के साथ छेड़छाड़ का आरोप था। गुना में 12वीं में पढ़ने वाली छात्रा बोर्ड एग्जाम देने पुलिस अभिरक्षा में पहुंची। जेल प्रशासन ने उसे परीक्षा देने की अनुमति दी है। गुना के शारदा स्कूल में परीक्षा देते वक्त पुलिस केंद्र के बाहर पहरा देती है। पेपर पूरा होने के बाद उसे फिर से जेल ले जाया जाता है। दरअसल 4 फरवरी को गुना के नानाखेड़ी इलाके में 35 साल के युवक के साथ मारपीट की गई थी। उस पर छात्रा से छेड़छाड़ का आरोप था। पहले भी पुलिस में शिकायत दर्ज की गई, लेकिन दोबारा ऐसा करने पर लड़की और उसके परिजनों ने आरोपी अजय धाकड़ को बेरहमी से मारा, हाथ पैर बांधकर उसे सड़क पर घसीटा। बचाने पत्नी आई तो उसे भी पीटा गया। छात्रा भी उसे डंडे से मारती रही, ऐसा आरोप लगा है। अजय धाकड़ के परिजन कहते हैं वो निर्दोष है, वहीं छात्रा के परिजन चाहते हैं इंसाफ मिले, उसकी रिहाई हो। FIR में तो उसने 11 लोगों के नाम लिखाए थे, जबकि वो कुछ लोग थे ही नहीं वहाँ पे। उसने लिखवा दिए तो पुलिस ने सब नाम लिख लिए हैं। क्या आरोपी पक्ष पर? आरोपी पक्ष तो प्रबल है। क्या जो आपके सामने जो पक्ष है उस पर कोई कार्रवाई? उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई और वो तो राजनीतिक दबाव है, उसके मतलब संरक्षण है उसको। अगर
2 साल में हुआ है, पुलिस के पास गए हैं तो जरूर लड़की के साथ गलत हुआ है। इसलिए हम सिर्फ इतना ही चाहेंगे कि उस बेटी को न्याय मिले। पति को पीट रहे थे, कोई बचा नहीं ना जाएगा तो मैं तो जाऊंगी। कुछ पुराना विवाद भी था क्या? पुराना विवाद तो था, फिर वो हमें दोषी मानते थे, बोला कि वो लड़की है ना संध्या, फिर ये हमें मेरी लड़की को देखता है चुप चुप के। अब सर हमारा छत खुला है तो हम तो उस पर टहलेंगे, जिनसे कोई बात करी हो तो बोल रहे, झूठा आरोप लगाते। 7 से 8 बज गए थे, पीटते पीटते 2 घंटा बहुत तेज मारा सर। कैसे बचाया गया? तो मैंने बचाया है, पुलिस पहुंची, मैंने फोन लगाया, मैं घबराई और 100 लोग थे, मैंने कुछ नहीं करा। चूँकि लड़की पक्ष का 1 साल पहले बच्चे की तरफ से केस रजिस्टर किया गया था इसी व्यक्ति के खिलाफ जिसको मारा गया था, उसकी गिरफ्तारी भी की गई थी। अभी पुनः कुछ छेड़छाड़ का आरोप या ऐसी कोई बात थी जिसके कारण कि उन्होंने पुलिस में रिपोर्ट न करते हुए स्वयं ही कानून हाथ में ले लिया और उसके साथ काफ़ी मारपीट की, जो कि सबने देखा। उस आधार पर कार्रवाई हुई है और जो बच्ची पक्ष है उसके साथ भी पूरी संवेदनशीलता के साथ कार्य किया जा रहा है। जो तथ्य उनके द्वारा बताए जा रहे हैं उस आधार पर विवेचना में उन तथ्यों को लिया गया है और उस आधार पर विवेचना करके निष्कर्ष निकाला जाएगा। मामला जातिगत भी हो चुका है, जहां साहू समाज के लोगों ने दोषियों पर कार्रवाई और छात्रा की रिहाई के लिए राष्ट्रपति के नाम स्थानीय प्रशासन को ज्ञापन भी सौंपा है। किसकी खता है, किसको सजा मिलेगी, ये तो खैर अदालत को तय करना है। लेकिन ये विडंबना ही है कि जिस प्रदेश के मुखिया छात्र छात्राओं को भांजे भांजी कहकर संबोधित करते हों, उस प्रदेश में महिला दिवस के दिन एक छात्रा जो खुद छेड़छाड़ की पीड़ित भी है, उसे पुलिस के साथ जेल से अपनी बोर्ड परीक्षा देने आना पड़े। गुना से नीरज और भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, NDTV इंडिया। देश की बात में आखिर में पंजाब से खबर। पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए मतगणना से एक दिन पहले मौजूदा मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी फिर चर्चा में, और इस बार उनका अपने विधानसभा क्षेत्र भदौड़ के गांव बल्दी में लोगों को दोनों हाथों से बकरी का दूध दोहना सिखाते नजर आ रहे हैं। चन्नी ने इसका वीडियो ट्विटर पर शेयर किया। बता दें कि मुख्यमंत्री चन्नी ने इस बार 2 विधानसभा सीटों से चुनाव लड़ा है। उन्होंने अपनी पुरानी सीट श्री चमकौर साहिब से के अलावा भदौड़ से भी चुनाव लड़ा है।